हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन की विषय में कि एल्केन का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था समावैवीकरण तक। ठीक है, कि मतलब जो हेक्सेन होता है वो अपने समावैवीकरण में अपने ही ब्रांच के एल्केनों में अलग अलग वो टूट जाता है। उसमें ब्रांच होते हैं, सेम फॉर्मूला रहता है, मतलब आपका अणुसूत्र समान रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिकरण। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये एरोमेटिकरण है क्या। ठीक है, बात करते हैं एरोमेटिकरण की। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा थ्योरी लिखने में इंटरेस्ट है तो थ्योरी लिखते समय आप कह दीजिए इस तरह कि जब 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन एल्केन, ध्यान दीजिएगा, 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन एल्केन का मतलब होता है नॉर्मल एल्केन, एल्यूमिना आधारित वैनेडियम, मॉलिब्डेनम तथा क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर, 10 से 20 यहाँ पर लिख दीजिए, आप ये भी लिख दीजिए, 10 to 20 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी हमारा कोई 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एन इसलिए कह रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉर्मल आपका चेनिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एन नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप खुद देखिए इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी एन हेक्सेन है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ये रिएक्शन होता है, यानी हमारा कोई नॉर्मल हेक्सेन है, वो क्रोमियम ऑक्साइड या वैनेडियम ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में 773 केल्विन टेम्परेचर पे और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गर्म करने से वो डिहाइड्रोजनेशन होता है और ये होकर बेंजीन या उसके सजातीय व्युत्पन्न में चक्रीकृत हो जाता है। मतलब जब आप ये प्रोसेस करवाते हो एन हेक्सेन से इन सब के प्रेजेंस में, तो बेंजीन आपको मिलता है। तो बेंजीन कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है, सेम है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों ही सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको हो गया एरोमेटिकरण, यही है, एक लाइन का डिफिनीशन है, एक लाइन का आपका एक क्वेश्चन। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं नॉर्मल एल्केन, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 773 केल्विन टेम्परेचर पे 10 से 20 ATM वायुमंडलीय दाब पे बेंजीन हमारा देता है। इसके समावैवी मतलब ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिकरण। अब हमारा आता है भाप के साथ अभिक्रिया। भाप का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, वाटर, सॉरी यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे O2 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे आपका रहेगा H2। भाप का मतलब क्या है, चाहे ठोस हो, जल अगर ठोस है तब भी H2, जल अगर द्रव है तब भी H2, और अगर भाप है तब भी H2। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जब मीथेन भाप के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल के प्रेजेंस में जब उसको हीट किया जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, भाप का मतलब है कि जब हमारा कोई भी एल्केन है वो अगर भाप के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको निकेल के प्रेजेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि आपका कैटलिस्ट क्या है, यानी किसके प्रेजेंस में रिएक्शन आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला चलते हैं ताप अपघटन। ठीक है, ताप अपघटन में आप कह सकते हो कि जब भी हमारा उच्चतर एल्केन का मतलब जैसे कि हमारा यहाँ पे मैंने क्या लिया, C6 लिखा हुआ है ना, C6 आपका देखिए नॉर्मल एल्केन है। कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है अगर एल्केन का, CnH2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, तो आप 6 रखिए, 6H2 6+2 C6H 6 दूनी 12 2 14। तो ये क्या है, आपका कार्बन 6 है, यानी आपका नॉर्मल ये हेक्सेन है। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए कह रहा है कि उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर, यानी 773 केल्विन पे टेम्परेचर पर गर्म करने पर अपने निम्नतर एल्केनों या एल्कीनों में अपघटित हो जाता है।
तो ये ध्यान रखना है कि ये उच्चतर एल्केन जो है वो अपने निम्नतर एल्केन मतलब कि इससे कम रहेगा। एल्केन या एल्कीन, तो ये आपका एल्कीन है, ध्यान दीजिए। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, C6H12 हो जाएगा ये, तो ये आपका एल्कीन है। ठीक है, तो ये आपका ताप अपघटन है। तो आप कह सकते हो कि जब ये उष्मा का हम लोग हीट का जो हम लोग ये प्रयोग करते हैं, इसके फलस्वरूप छोटे छोटे विखंडों में बनने वाली जो सी अपघटन की क्रिया है, इसको आप लोग भंजन भी कहते हैं, क्रैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका एरोमेटिक करंट। अब ताप भाप के साथ पूछा ताप अपघटन। अब दूसरा चलते हैं, इसको मैंने पढ़ाया था, फिर से मैं अगर पढ़ा दे रही हूँ। ये आपका है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है कि जब एल्केन के साथ एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। सबसे पहले आपने पहला क्वेश्चन लिखा है CH4Cl2 रिएक्शन कर रहा है Hμ। जब भी सूर्य के प्रकाश में कोई भी रिएक्शन होता है तो वो फ्री रेडिकल होता है, ये आपको ध्यान देना है। जब सूर्य के प्रकाश में कोई भी रिएक्शन होगा तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहला तो आपका ये है कि मीथेन क्रिया कर रहा है Cl2 से। तो अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं समझ में आ रही, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप क्या करिए, आपको बस ये पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में HCl आपका हर रिएक्शन से निकलेगा, उसका जो भी बच रहा है डायरेक्टली फॉर्मूला बना के लिख दो। देखो जैसे यहाँ पे देखिए CH4 + Cl2, तो यहाँ से CH4 से मैंने एक CH निकाला तो CH3 बचा, यहाँ से एक L निकाला, Cl निकाला, तो CH3Cl बचा, बाकी का HCl आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या हुआ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड और HC क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा यही CH3Cl रिएक्शन करेगा फिर Cl2 से, फिर आपको वही प्रोसेस करना है, Cl निकाल देना है, बचेगा CH2Cl2, फिर CH2Cl2 + Cl2 Hμ की प्रेजेंस में CH3 HCl, यही प्रोसेस चलता रहता है और आपका लास्ट में जाके बनता है क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपका है कि जो एल्केन है, मैंने कोई भी एल्केन लिया, मैं मेथिन ही ले लिया, तो जो मेथिन है वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति का क्रम है। मतलब जो एल्केन है वो हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, उसकी दर यही है। मतलब पहले सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसके, सबसे तेज रिएक्शन इसके साथ करता है, फिर इसके साथ, फिर इसके, और इसके साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। यानी जो इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ एल्कीन के बारे में, जितना भी आपको था वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, एल्केन के जितने भी गुण थे सब आपको पढ़ा दिया है। अब आपका टॉपिक चलेगा संरूपण, कन्फर्मेशन, और आपको इसमें एल्कीन के बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एल्काइन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, एक यहाँ पे भंजन बताया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा डोडेकेन होता है, डोडेकेन का मतलब होता है कार्बन 12 होता है। ठीक है, कार्बन कितना होता है डोडेकेन में, कार्बन 12 होता है, H26 होता है डोडेकेन। तो ये डोडेकेन होता है ना, ये केरोसिन तेल का घटक होता है। ठीक है, यानी ये केरोसिन तेल का अवयव है। जब ये टूटता है भंजन में तो ये हेप्टेन बनाता है और पेंटीन बनाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, एल्केन का जितना भी आपका प्रॉपर्टी था वो सब कंप्लीट हो चुका है। कोलबे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और आपको ये प्रतिस्थापन रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ईजी है, सब सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक के माध्यम से काम करना। ठीक है, तो कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप ये भी देख लीजिए। जो एल्केन होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण जो सभी एल्केन जो होता है अध्रुवी होते हैं, नॉन पोलर। जो सारे एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरा होता है कि इनके मध्य जो होता है वो वीक वॉन्डर वाल फोर्सेस पाया जाता है। वीक वॉन्डर, यही मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है फिजिकल टॉपिक में। पहला तो एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और इनके बीच वीक वॉन्डर वाल फोर्सेस पाई जाती है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जो इनका केमिकल प्रॉपर्टी तो मैंने बताया था कि अम्ल, क्षार, आक्सीकारक और अपचायक
पदार्थों के प्रति एल्केन जो होता है वो हमेशा निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ये शो नहीं करते, निष्क्रिय मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक एल्केन के विषय में क्लियर हो चुका है हाइड्रोकार्बन में। अब हम लोग पढ़ेंगे कल कन्फर्मेशन, आपका टॉपिक है संरूपण और एल्कीन और एल्काइल पढ़ना है। ओके, थैंक यू।